उमैर नियाज़ी साहब, अब थोड़ा सा आप ये कि आपके भी कुछ MNAs जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि उनको डराया धमकाया जा रहा है, और कुछ और भी जमातों के लोग जो हैं वो भी ये दावा कर रहे हैं कि जी उनको भी डराया धमकाया जा रहा है। तो आपको किसी ने ज़ाती तौर पर डराया धमकाया या आपसे किसी ने रब्ता किया है कि आइए आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के मामले पे अपनी पार्टी की बजाय आप हुकूमत को वोट दे दें? नहीं जी, मेरे से किसी ने नहीं रब्ता किया जी। अच्छा, तो फिर इसका मतलब है कि बाकी जो आपके MNAs हैं वो उनके जो इल्ज़ामात हैं उसमें कोई सदाकत है या नहीं है? नहीं, अब देखें ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। देखें हर किसी के अपने सर्कमस्टांसेस हैं। देखें ओवरऑल अगर आप देखें हमारा कल्चर ही डराने धमकाने वाला है। मैं थोड़ा सा एक पिछले इंसिडेंट पे जाऊंगा, इस पे दोबारा आता हूँ। ये जो आज बच्ची वाला वाक़या हुआ, ज़्यादती वाला, वो लड़कियाँ निकली हुई थी। DSP उन्हें क्या कह रहा था कि तमाम तलबा अंदर चली जाएँ, कहीं एक और ना वाक़या हो जाए। अच्छा। मतलब देखें हमारा कल्चर ही डराने से बेस्ड है। फिर उधर की क्लिपिंग उठाएँ जो टीचर लड़कियों से बात कर रही है, उन्हें समझा रही है कि खामोश हो जाएं, कर जाएं, तो वो भी इसी थ्रेटनिंग टोन में बात करिए। हमारा कल्चर ही यही है कि हम अगर किसी चीज़ पे ना माने ना तो रिज़ल्ट निकालने के लिए इधर डराया धमकाया जाता है। देखें आपके सामने है, रहीम यार खान चले जाएं, ठीक है, जावेद वड़ाइच के घर की दीवारें नहीं गिराई, उसके डेरे को मस्मार नहीं किया गया, ऑन रिकॉर्ड बात है। शराज के साथ DG खान देख लें, उनके पेट्रोल पंप नहीं ख्वाजा शराज के सील किए, आपके सामने है, ठीक है। इसी तरह शफकत अवान आए और उसका वो मामू बना दिया, जिसे वो बेसिकली उनके भट्टे का मैनेजर था। तो ये सारी चीज़ें सामने हैं। देखिए अपना हदफ वो हासिल करने के लिए इस वक्त अंधे हुए फिर रहे हैं और उसके लिए कुछ भी करना जो है ना वो करने को तैयार हैं। जी बिलाल कियानी साहब, क्या ये टैक्टिक्स जिनका जिक्र किया है उमैर नियाज़ी साहब ने, ये जायज़ हैं? नहीं मीर साहब, देखिए बात ये, हम तो सबसे पहले कोई ऐसी चीज़ ना करना चाहते हैं, ना कर रहे हैं। और बात यह है कि हम तो दलील के तहत, दलील के ज़रिए ही हमने अब मौलाना साहब के साथ आज एक गैप ब्रिज किया है जिसका मौलाना साहब ने खुद जिक्र किया है। तो बुनियादी तौर पे हम पहले चाहते हैं जमातों के दरमियान, मेन 3 जमातों के दरमियान इत्तफाक हो। बाकी मौलाना साहब PTI के साथ कर रहे हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। आज तक तो कभी ये तो PTI का तो ये रवैया है कि अगर हम कहें कि ये पानी का गिलास पिए तो वो कहें हरगिज़ नहीं पिएंगे, और हम कहेंगे ये गिलास नहीं आप पी सकते तो कहेंगे अब यही पीना है। उनकी तो ना बराए ना होती है। मगर फिर भी मौलाना साहब अगर एफर्ट करके इनको कोई सब्सटैंटिव डिस्कशन पे ला सकते हैं, अच्छी बात है। मगर हमने इन 3 जमातों ने मिलके पहले एक कंसेंसस कायम करना है और जो नंबर्स हैं जो दरकार हैं इसके लिए वो उससे फ्लो करेंगे। बाकी मजीद मेंबर्स को हम इंफरादी तौर पे भी कायल करेंगे जहाँ पे हम समझते हैं एक मोमेंटम मौजूद है जी, और हमने उस मोमेंटम को कैपिटलाइज करके आला सतह पे भी, लीडरशिप की सतह पे भी, वर्किंग कमेटीज़ की सतह पे भी, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पैकेज के ऊपर हम अपना काम जारी रखेंगे और मेंबर्स को बिल्कुल जमहूरी तरीके से जो कायल करने की एफर्ट है उसको जारी रखेंगे। अच्छा, अब कामरान मुर्तज़ा साहब, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर मरकूज़ हैं और सब लोग जो हैं वो उनका आपकी पार्टी और आपकी पार्टी के कायद जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, तो आपके ख्याल में क्या एक ऐसा आप तजवीज़ करेंगे हुकूमत को, बिलावल साहब को या नवाज़ शरीफ साहब को, कि इत्तफाक राय हो जाए? क्योंकि आपने हुकूमत का ड्राफ्ट भी देख लिया है, आपका ड्राफ्ट भी तो जो है वो आपके सामने है, वो तो आप ही ने तैयार किया है मुख्तलिफ लोगों से तजावीज़ लेके। तो क्या गिव एंड टेक हो सकता है? कौन सा नुक्ता जो है उसको आप छोड़ सकते हैं और किस नुक्ते को अगर हुकूमत छोड़ दे तो इत्तफाक राय हो सकता है? देखिए मेरा ख्याल है बेंचेस में जो है ना वो बात बन सकती है। मैंने बैरिस्टर गौहर से भी बात की है, उनसे भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस हवाले से। मुझे हामिद खान साहब ने भी मैसेज किया, मुझे डॉक्यूमेंट मांगा था हमारा, मैंने उनको फॉरवर्ड किया, उसके बाद उन्होंने पढ़ने के बाद उस पर कमेंट किए। उनकी भी जो मैंने उनके मैसेज को अंडरस्टैंड किया है वो भी आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो बेहतर ये होगा, देखिए आप PTI को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इस हालत में भी उनके पास कंसिडरेबल स्ट्रेंथ है, और अगर आप सिर्फ उनको ही नज़रअंदाज कर दें तो इसका मतलब ये है कि इस पर इत्तफाक राय नहीं है, फिर आप इसको मुत्तफ़िक़ा तौर पे एक दस्तूर नहीं कह सकते। तो इस वक्त हमको मिलजुल के चलना है, मिनिमम पे आना है, कुछ हमको स्पेस देनी होगी, कुछ जो है ना उनको भी। और ये बात जो है ना हम एक्सपेरिमेंटल इसको वो कर लेते हैं, स्टेज एक बना लेते हैं कि पहले बेंचेस तो बने ना, तो उसके बाद हम देखें 2, 4, 5, 7 साल देखें इसमें कि बेंचेस किससे मसला हल होता है या नहीं होता। ये तो आपकी बात बड़ी अहम है, देखी जाएगी। फिर ये आपकी बात बड़ी अहम है कि आप कह रहे हैं कि फ़िलहाल वक्त की ज़रूरत के मुताबिक जो बेंचेस हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के इसी स्ट्रक्चर के अंदर जो हैं वो आइनी बेंचेस बना दिए जाएँ, और फिर बाद में 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल के बाद फिर ये पूरा जो आइनी अदालत का स्ट्रक्चर है उस पर बाद में एक अमेंडमेंट हो सकती है, ये कह रहे हैं आप?
रीअसेस करें, फिर उसके बाद जो कुछ भी हो रीअसेस करें उसको। अगर बेंचेस को ख़त्म करना पड़े तो ख़त्म कर लें, वरना फिर इससे आगे भी जाया जा सकता है। उमैर नियाज़ी साहब, ज़रा क्विकली बताएंगे ये तजवीज़ आपके ख्याल में कैसी है? हाँ जी, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर ही हो सकती है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और देखें, आप छांगा मांगा वाले इल्ज़ाम से भी बच जाएंगे, 63A वाली सलूहतकारी वाला भी इल्ज़ाम नहीं आएगा, और बहुत सारी कबाहतों से बच जाएंगे, और ये अमल जमहूरियत को मजबूत करेगा। जी, आपका क्या ख्याल है? जी मीर साहब, देखिए ये तो कामरान साहब का मौक़िफ़ पहले दिन से रहा है, मगर इसी के ऊपर एक डिबेट है। हम भी समझते हैं, पीपल्स पार्टी भी ये समझती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क्या होना चाहिए। मैं आई एम नॉट लॉयर लाइक कामरान साहब, मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि बेंचेस तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में फॉर्म होते हैं, मगर होता क्या है इवेंचुअली कि सब लोग कहते हैं कि नहीं जी ये बेंच नहीं, ये लार्जर बेंच है, फुल कोर्ट इसको सुने, इतनी अहमियत का ये हामिल केस है, और 5-5, 6-6 दिन पूरे सुप्रीम कोर्ट के इस केस पे लग जाते हैं। तो ये तो ऑलरेडी हो रहा है। बहरहाल मैं इसलिए इस पर ज़्यादा ओपाइन नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मौलाना साहब आला सतह पे भी मुलाकातें मुतवक्के हैं अगले चंद दिनों में, और इसीलिए आई थिंक वहीं पे जमातें अपना मौक़िफ़ पेश करेंगी और देखेंगे कि किस कहाँ तक इत्तफ़ाक़ राय होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स पे भी, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे भी, दीगर और जो अमेंडमेंट पैकेज का हिस्सा हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल कियानी साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब और उमैर नियाज़ी साहब। और इस मामले पे 26वीं आइनी तरमीम पर अगर इत्तफ़ाक़ राय हो जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। ये एक आइडियल सिचुएशन है। इस वक्त पाकिस्तान को कंसेंसस की ज़रूरत है, इत्तफ़ाक़ राय की ज़रूरत है। लेकिन अगर हुकूमत और पीपल्स पार्टी इसरार करते हैं कि नहीं हमने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही बनाना है, आइनी अदालत ही बनानी है, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मौक़िफ़ है कि आइनी अदालत का वादा जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में किया गया, तो अगर उनकी इस बात को भी दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए तो फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कुछ और भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं। तो सिर्फ फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उसको 26वीं आइनी तरमीम का हिस्सा ना बनाएं, बल्कि कोशिश करें कि पूरी की पूरी जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की डॉक्यूमेंट है उस पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट को आप इस 26वीं आइनी तरमीम का हिस्सा बना दें, तो पाकिस्तान के बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे।